now we are going to start new chapter, that is linear programming. चैप्टर नंबर 14 हम बुक नवबोध बुक में ये चैप्टर नंबर 12 से है ना, 14 नंबर हमारे अकॉर्डिंग टू है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई समस्या है जो लीनियर फंक्शन पर डिपेंड करती है, तो उसको सॉल्व आउट करने का बेस्ट वे फाइंड करना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है ना। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो तो गिवन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत क्या कि जैसे कोई भी बिजनेस है तो हर बिजनेस में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जांपल है ना, आपका जो मनी अकाउंट है या बैलेंस है वो फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते है ना। तो फॉर एग्जांपल कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, जैसा कि हमने देखा था आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 रुपीज़ ही है। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, हम बोल देंगे करेंसी कंस्ट्रेंट हो गया ये। तो ये जो रुकावटें हैं कि 50,000 से ज़्यादा आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, हैं ही नहीं पैसे, तो ये किसी भी बिज़नेस की रुकावटें कहलाती है ना। इनको मैथ्स की भाषा में क्या बोल देते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं है ना। तो ये करेंसी कंस्ट्रेंट्स हो गया। फिर हम बोले कि स्टोरेज क्षमता हमारे पास 60 आइटम्स की है, जो स्पेस है हमारे पास वो भी है ना, उसमें हम कितना कोई भी 60 आइटम्स ही स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए है ना, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल था कि बेंचेस और चेयर का ही आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये भी एक क्या हो गई, रुकावट हो गई कि भाई पैसे हैं भी लेकिन 60 से ज़्यादा आइटम नहीं खरीद सकते आप। हाँ, तो ये स्पेस कंस्ट्रेंट्स हो गया है ना। फिर आप नंबर ऑफ बेंचेस और नंबर ऑफ चेयर्स खरीद रहे हो, तो इनकी जो भी वैल्यूज़ है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 ही हो सकती है। नंबर ऑफ बेंचेस आप नेगेटिव तो खरीद नहीं सकते ना, नंबर ऑफ चेयर्स, मान लीजिए नंबर ऑफ चेयर्स को आप y से शो कर रहे हो तो दे शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको हम बोल देते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है ना। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम कोई बिजनेस करें, जैसे कि चेयर और बेंचेस के ही बिजनेस की बात की हमने है ना, सर्कमस्टांसेस या कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें क्या क्या हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा आपके पास लगाने के लिए नहीं है, 60 आइटम से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता नहीं है हमारे पास। क्लियर। तो इनके अंदर ही अंदर हम इसी बिजनेस से बेस्ट प्रॉफिट, मान लीजिए आपको है ना सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो जो आपका उद्देश्य है, जो आपका गोल है प्रोग्रामिंग का, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर हमको है ना प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल चेयर में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, बेंचेस में 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एक बेंच को सेल करने में है ना। तो एक चेयर में 50 रुपीज़ का आपने x चेयर्स रख रखी हैं, तो 50 इंटू x आपका चेयर्स का प्रॉफिट हो जाएगा। y बेंचेस में 250y आपका बेंचेस का प्रॉफिट हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 50x प्लस 250y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से हम शो करेंगे। आपका गोल क्या है, वो फंक्शन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब प्रॉफिट फंक्शन को आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला, तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेगा कोई भी, लॉस के लिए तो करेगा नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। या हम बोले किसी बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मिनिमाइज करना है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट होता क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एक्सपेंस फंक्शन, तो फिर आप इसको क्या कर रहे होते,
मिनिमाइज कर रहे होते, खर्चे कम करना भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही कहलाता है। किसी बिजनेस के अगर हम खर्चे कंट्रोल कर पाएँ तो वो भी तो प्रॉफिट में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, ये है ना आपका ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ऑप्टिमाइजेशन में मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन बोथ शामिल होंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, आप प्रॉफिट अगर बात कर रहे हो प्रॉफिट की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका प्रॉफिट फंक्शन है, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोग्राम बना रहे होगे, प्लान बना रहे होगे, है ना। तो इसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। और जो आपके पास ये समस्या आई है वो एलपीपी कहलाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर। तो इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो गए, एक तो ये x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 होगा आपका। फिर स्टोरेज, चेयर और बेंचेस मिला के आप 60 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कंस्ट्रेंट्स कैसा बनेगा, x प्लस वाई शुड लेस देन इक्वल टू 60, 60 के अंदर ही होना चाहिए। फिर मान लीजिए एक बेंच है ना 2500 रुपीज़ की आती है और एक चेयर 500 रुपीज़ की आती है, तो x चेयर्स की कॉस्टिंग हो जाएगी 500x, y बेंचेस की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी 2500y। ये टोटल कॉस्टिंग जो है ना 50,000 से लेस होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे हमारे पास है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनके रीजंस को, तो इनसे बाउंडेड रीजन, फॉर एग्जांपल इधर पर हम देखें तो x ग्रेटर 0 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस होता है, तो x ग्रेटर 0 का मतलब इस तरफ रहोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। y ग्रेटर 0, y बराबर 0 ये है, तो y ग्रेटर 0 मतलब इधर का मतलब आपका जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीमित हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ में ये नहीं जाएगा। तो ये दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आपके ग्राफ का रीज़न बताते हैं कि आप कहाँ पर ग्राफ पर रहोगे। फिर एक कंस्ट्रेंट्स ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो x एक्सिस से 60 और y एक्सिस से 60 का इंटरसेप्ट काटते हुए ये लाइन जाएगी। लाइन का इक्वेशन अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 बनाओगे आप तो x बाय 60 प्लस y बाय 60 इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिए इसकी लाइन ये ड्रॉ हो गई जैसा कि हम 11th में ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक। फिर इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सपोज ये इस तरीके से हो गई है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट A है, सपोज इट इज़ B, P, ये Q है, ये पॉइंट C है। हाँ, तो अब इन सभी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो अप करने वाला रीजन मान लीजिए आपको ये मिला। नाम से देखोगे तो O A P C O, ये जो बाउंडेड रीजन है इसको हम फैसिवाइल रीजन बोलते हैं। सारे कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन, सभी कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन कौन सा रीजन कहलाता है, फैसिवाइल रीजन कहलाता है, ठीक है। और आपको ग्राफ मेथड से ही लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमाइजेशन है, आपको ओनली ग्राफ मेथड है कोर्स में के, और कोई मेथड नहीं है इसकी, ठीक है। तो कोर्स में नहीं है, और भी मेथड्स होती है लेकिन कोर्स में आपको केवल ग्राफिकल मेथड से ही इसको निकालने का है, ठीक है। तो ये फैसिवाइल रीजन हो गया। अब मान लीजिए आपने किसी एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस फैसिवाइल रीजन में आप देख रहे होंगे पूरे रीजन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, तो वो
सबसे सूटेबल कंडीशन हम कैसे इतने सारे पॉइंटों में फाइंड करें, तो उसके लिए एक थ्योरम बोलता है एक्सट्रीम थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये थ्योरम ये बोलता है कि आपने जो एलपीपी यानी अपनी प्रॉब्लम का जो ग्राफ ड्रॉ किया है गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंडर, है ना, उसका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट जो होंगे यानी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी आप करना चाहते हो, आपको फैसिवाइल रीजन के जो एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं ओ ए पी सी, इन्हीं में से किसी पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट मिलेगा, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन्हीं पॉइंटों में से होगी। बीच में जितने भी पॉइंट ये कंटेन्स करता है इसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये थ्योरम, है ना, एलपीपी को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि अब हमको ये बीच वाले जितने भी पॉइंट हैं इन पर किसी भी प्रकार का वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक्सट्रीम पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, और ये 100% श्योर है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू केवल और केवल एंड पॉइंट्स में से ही किसी पॉइंट पर होगी, बीच के पॉइंट में हो ही नहीं सकती। थ्योरम बोलता है, थ्योरम ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स ये बोलता है आपसे। ये बेसिक थ्योरम है एलपीपी के लिए। क्लियर? तो किसी भी समस्या का ग्राफिकल मेथड से, है ना, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना, बेस्ट वे फाइंड करना, चाहे वो, है ना, कोई भी देखो जो कंस्ट्रेंट्स, कोई भी काम करते हैं ना तो कंस्ट्रेंट्स तो हमारे पास रहते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम पढ़ाई लिखाई का ही काम करते हैं, अब कोई आपसे बोलेगा कि भाई 25 घंटा पढ़ो, है, अच्छे परसेंटेज लाना है तो 25 घंटा पढ़ो, तो खट से आप खुद ही बोल दोगे कि 24 घंटे तो दिन ही में होते हैं, हम 25 कहाँ से पढ़ लेंगे। इवन 24 में से कोई बोलेगा 22 घंटे पढ़ो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपको सोने के लिए ही चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। एटलीस्ट 6, है ना। तो हर काम में लिमिटेशन तो होती है, पाबंदियां हैं जिससे बाहर हम नहीं। फिर 6 घंटे सोने चाहिए, 6 घंटे स्कूल में भी चाहिए बिताने को, हाँ, तो 12 घंटे तो जो निकल गए, अब कहाँ से पढ़ लेगा कोई 20 घंटे, 24, 16 घंटे। तो कंस्ट्रेंट्स हर काम में होते हैं। तो इसी को प्रोग्राम करके क्या बेस्ट वे होना चाहिए हमारा काम करने का, वो हम इस टेक्निक से निकाल सकते हैं, सबसे बेहतर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है एलपीपी, पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज 12.1 के पहले है ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है p = x + 2y, है ना, और ये 4 कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, रुकावटें। x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, y ग्रेटर इक्वल 0, 2x + y ग्रेटर इक्वल 3 एंड x + 2y ग्रेटर इक्वल 6। हमको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और ये भी बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है मोर देन 2 पॉइंट पर बिलोंग करती है। ठीक, तो देखो जैसा कि ग्राफ मेथड से हमको करना है, तो x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0 का सीधा मतलब है कि हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, राइट। ये ओरिजिन हो गया आपका O0 0, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस का मतलब ये होता है y = 0 लाइन है ये, और y एक्सिस का मतलब होता है x = 0 लाइन। तो क्या लिखा है, x ग्रेटर 0 मतलब यहाँ 0 1 2 3 4 5, 0 से बड़े x यहाँ रहते हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट, और y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव ऊपर की तरफ रहता है, तो इसके इस साइड और इस लाइन के इस साइड का मतलब जो भी ग्राफ बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये 2 नंबर और 3 नंबर के कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है। ठीक है, अब 4 नंबर का कंस्ट्रेंट्स है 2x + y ग्रेटर इक्वल 3। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम इसकी लाइन खींचते हैं। ग्राफ में क्या खींचा जाता है,
लाइन, तो हम बोलेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 4 क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का डिवाइड करें, है ना, तो 2x बाय 3 दैट इज x अपॉन 3/2 आएगा ये, और प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। नंबर 6 दे देता हूं मैं। इसका मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस से 3/2 दैट इज 1.5 का और y एक्सिस से 3 का इंटरसेप्ट काटती है। तो अगर इधर देखें तो y से 3 का, तो 1 2 3, मतलब यहाँ से जाएगी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, B नाम दे दिया आपने, 0 3। और यहाँ देखें आप तो सेम डिस्टेंस पर 1, ये 2, तो ये 1.5 यहाँ कहीं मिलेगा आपको बीचों बीच, x एक्सिस पर 3/2 कॉमा 0 से ये जाने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया। ये हमने, है ना, लाइन नंबर 4 का इक्वेशन नंबर 4 की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इक्वेशन ऑफ लाइन प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 से प्रेजेंटेड लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, सीधे इक्वेशन में 6 का डिवाइड करते हुए, तो x बाय 6 y/3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, ये इनइक्वेशन कहलाते हैं, इनइक्वालिटी। तो ये x एक्सिस से 6 का, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ कहीं है ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को नाम भी देते चलो, ओ ये हो गया, सपोज ए और बी नाम दे दिया आपने, इसको हमने पी नाम दे दिया। तो पी पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 0, और y एक्सिस से 3, मतलब ये 0 3 b ही आएगा, तो दूसरी लाइन इससे जा रही है। क्लियर। तो ये चारों कंस्ट्रेंट्स के लाइन के इक्वेशन बन गए। अब हम देखें ये रीजन कौन सा है। तो लाइन नंबर 4 में ओरिजिन पॉइंट को देख लेते हैं कि ओरिजिन पॉइंट इस रीजन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो उसको करने का तरीका क्या है, बाय पुटिंग पॉइंट रख दीजिए, पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 4। तो 2x की जगह 0 प्लस y की जगह 0, 3 का साइड चेंज कर लेना, -3 ग्रेटर इक्वल 0 ऐसा आएगा। तो क्या बोल रहा है ये, -3 ग्रेटर 0। ट्रू है ये कि फॉल्स है, -3 0 से बड़ा होता है, फॉल्स है, विच इज फॉल्स। का मतलब इस लाइन का रीजन जहां ओरिजिन है उस पे शामिल नहीं होगा, इसके ऊपर के रीजन की बात हो रही है, इस वाले लाइन के इस तरफ। मैंने हल्की सी मार्किंग कर ली है कि इस वाली लाइन के ऊपर का रीजन मिला है हमको, ओरिजिन शामिल इसमें, इसके रीजन में ओरिजिन शामिल नहीं है क्योंकि रखने से हमको फॉल्स वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 5 में चेक करते हैं कि 0 0 इसमें आएगा कि नहीं। तो बाय पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 में 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 -6 ग्रेटर इक्वल 0 मिलेगा, ये 6 का साइड चेंज करके, मतलब -6 ग्रेटर 0। ये कैसा है, ट्रू की फॉल्स, ये भी फॉल्स है, विच इज फॉल्स। मतलब है ना, इस लाइन के रीजन में भी ओरिजिन शामिल नहीं है, मतलब इस लाइन के ऊपर का भी पार्ट है। तो आप देख रहे होंगे इस लाइन के भी बाहर और इस लाइन के भी बाहर का रीजन
ये अनबाउंडेड रीजन ये वाला मिलेगा, इस लाइन के ऊपर का ही पार्ट करना पड़ेगा आपको, तो ये दोनों के ऊपर का आ जाएगा फैसिबाइल रीजन। कैसा है? और ये अनबाउंडेड है, ऊपर की तरफ खुला है, कहीं से बाउंड नहीं होगा। इस तरफ का रीजन मिल रहा है भाई आपको, जो दोनों से अप साइड हो, तो इसके भी ऊपर इसके भी ऊपर, तो कॉमन रीजन इसके ऊपर वाला जो रीजन होगा वो इस वाली लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, तो ये फैसिबाइल रीजन कहलाएगा, राइट। तो फैसिबाइल रीजन के आपको एंड पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं? लिमिटिंग पॉइंट दो ही हैं, P एंड B, और कोई पॉइंट ऊपर है ही नहीं। हाँ, इसके बाद के ढेरों पॉइंट हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, ये शामिल हो जाएंगे इस लाइन के ऊपर। इधर आप देखो तो 0, 4, 0, 5, मतलब इसमें 3 से ज़्यादा और इसमें 6 से ज़्यादा, जैसे 7, 4 हो गया। 7, 4 देखो, 7, 4 इसी रीजन में मिलेगा पॉइंट, आपको मिलते चले जाएंगे, है ना। ये सब इस रीजन में आएंगे, लेकिन लिमिटिंग तो बीच में तो बहुत पॉइंट होते हैं, लेकिन हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमको हमेशा लिमिटिंग पॉइंट पर मिलेगी, और इसके मात्र 2 ही लिमिटिंग पॉइंट है। कौन कौन से? पॉइंट P एंड पॉइंट B। तो यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं, पॉइंट्स में x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लिया करो P बराबर। ये टेबल में जमा लो इसको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? x प्लस 2y। पॉइंट्स, लिमिटिंग पॉइंट P मिला है 6, 0, एंड लिमिटिंग पॉइंट B मिला है कितना? 0, 3। 2 ही पॉइंट मिले हैं इसमें। तो पॉइंट P 6, 0 के लिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 कहलाएगी। ये वैल्यूज अगर आप इसमें रखते हो तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 6, हाँ, और x 0, y 3, 0, 3 में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो फंक्शन क्या मिलेगा? फिर 6 ही। तो ये फंक्शन है ना, 2 वैल्यू पर। अब ये मिनिमम कैसे पता चले कि ये मिनिमम है? इसके अलावा कोई भी पॉइंट आप देखोगे 7, 4 रखते हो मान लो, जैसा कि मैंने बोला, इस पर वैल्यू इससे ज़्यादा ही मिलेगी, क्यों? प्लस लगा है ना। तो आप और कोई पॉइंट इसके बाहर का रख के भी देखोगे, हाँ, तो इससे छोटी वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी। इसलिए मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम आप रखते जाइए। मैक्सिमम क्यों? ओपन एरिया है ना, अनलिमिटेड है, इसलिए मिनिमम पूछी थी। तो दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू मिल रही है का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है, और ये मोर देन 2 पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। अब मोर देन 2 कैसे? इस लाइन पर और भी पॉइंट होंगे ना, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, इस लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? बहुत सारे। ये देखिए पूरी लाइन में, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? तो ये सारे लिमिटिंग पॉइंट कहलाएंगे। तो इस पर 6, इस पर 6। अब मान लीजिए आप ये वाला पॉइंट देख रहे हो, एक और कोई इसी लाइन का, तो ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन थी आपकी? सेकंड वाली। तो आप चेक कर लें, जैसे x बराबर 5 रख के देख लो इसमें, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? या 4 रख लो, x बराबर 4, y 1, 4, 1 भी एक पॉइंट है, ये है मान लो 4, 1। तो ये रख के देखना, 4, 1, अगेन 6, चेक कर लो। हाँ, लाइन पर एक और पॉइंट ले लिया है मैंने, सपोज इसको मैंने Q दे दिया, पॉइंट Q ऑन लाइन B 4, 1। देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन P की वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको? 6। और कोई भी इस लाइन के जो इच्छा हो वो रख के देख लीजिए, 6 ही मिलेगी। तो प्रूफ हो गया कि ये मिनिमम है, और कैसी है? मोर देन 2 पॉइंट पर है। 2 तो आपने यही बता दिए लिमिटिंग में। अब इसके अलावा इसके बीच के जितने भी पॉइंट लोगे आप, सभी में यही मिनिमम मिलेगी, तो मोर देन 2 पॉइंट हो जाएगी। क्लियर? तो देखना दूसरे टाइप के, एक तो
एक टाइप का जो क्वेश्चन हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी गिवन था, कंस्ट्रेंट्स भी गिवन थे, है ना, और हमने उसका मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन किया, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाली। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स को हमको खुद सर्च करना है ना, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 12.3 में देखने को मिलेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन ही हैं आपको। तो इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, तो बोल रहा है वो क्या, सुदेश वांट्स टू इन्वेस्ट ₹12,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड इन नेशनल सेविंग बॉन्ड। ठीक, तो हम इसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाते चलते हैं जिसमें हमको बार बार क्वेश्चन ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं। आप देख रहे होगे पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन रहता है इसमें। हाँ, ऊपर का पढ़ते पढ़ते पता है ना, नीचे पहुँचे तो ऊपर का भूल गए। इससे अच्छा होगा है ना कि हम एक टेबल में इनको व्यवस्थित करते सब। तो देखो, दो जगह उसको इन्वेस्ट करना है। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इन सेविंग सर्टिफिकेट एंड नेशनल सेविंग बॉन्ड। तो सेविंग सर्टिफिकेट, और दूसरे नंबर पर है नेशनल सेविंग बॉन्ड। ये दो जगह इन्वेस्ट करना चाहता है वो। ठीक, उसके पास टोटल अमाउंट है 12,000 रुपीज़, है ना। 12,000 रुपीज़ ही वो इन्वेस्ट करने, इतना टोटल अमाउंट ही है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए। दो जगह वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आगे पढ़ें और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे हमको। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹1,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट। एटलीस्ट मतलब 1,000 से कम नहीं कर सकता। सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट क्या है, एटलीस्ट 1,000। और नेशनल सेविंग बॉन्ड की एटलीस्ट 2,000 ना। एटलीस्ट तो समझते हो ना, कम से कम 1,000 का मतलब 1,000 से ज़्यादा कर सकता है, 1,000 से कम नहीं कर सकता। और एटलीस्ट 2,000 मतलब 2,000 से कम इसमें नहीं डाल सकता नेशनल सेविंग बॉन्ड में। ये कंडीशन है उसकी, रहती है ना पॉलिसीज़। नहीं तो अपन है ना 2 रुपये में भी जाके पॉलिसी खुलवाने लगे तो वो लिमिट रखते कि भाई खोल रहे हो तो कम से कम 5,000 10,000 तो जमा करना पड़ेगा। इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और नेशनल सेविंग बॉन्ड में 10% का प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो बोल रहा है कि बताओ कि वो किस तरीके से अपने मनी को इन्वेस्ट करे, हाँ, कि उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो। हाँ, तो हमने मान लिया क्या कि सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट उसको X रुपीज़ करना चाहिए। हमको नहीं पता कितने रुपए इन्वेस्ट करें, और इसमें कितने रुपीज़ Y रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, तो देन उसका प्रॉफिट फंक्शन क्या बनेगा भाई, प्रॉफिट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। तो X का मान लीजिए X रुपीज़ उसने सेविंग सर्टिफिकेट में किए, तो इसमें टोटल फ़ायदा उसका होगा X का 8% मिलेगा, मतलब 8 × X/100, X का 8%, तो X × 8/100% है ना। और इसमें 10%, तो इसमें कितने पैसे का फ़ायदा मिलेगा, 10/100 का। ये टोटल ये बन गया आपका क्या, प्रॉफिट फंक्शन हो गया। ये इक्वेशन 1 दे दी हमने इसको। क्लियर, ये आपका इसके लिए प्रॉफिट। अब ये मैक्सिमम जिस कंडीशन में मिलेगा हमको वैसा इन्वेस्ट इसको करना चाहिए, तो उसको हम प्रोग्रामिंग से फाइंड कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स देखो क्या है, एक तो जो भी रुपीज़ हैं वो डेफिनेटली कंस्ट्रेंट्स greater 0
y भी ग्रेटर 0 ही होगा, राइट। अब वो बोल रहा है सेविंग सर्टिफिकेट में 1,000 रुपये से कम आप नहीं कर सकते। का मतलब x की जो वैल्यू होगी 1000 से मोर होना चाहिए, एटलीस्ट 1000। ये एक और कंस्ट्रेंस हो गया। और नेशनल सेविंग बॉन्ड मतलब y जो आप जब डिपॉजिट कर रहे हो वो 2000 से बड़ा ही होगा, इससे कम के प्लान ही नहीं है उसमें। तो शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, ये नेक्स्ट कंस्ट्रेंस हो गए इसके, ठीक है। अब उसके पास मात्र कितने रुपए हैं, तो जो भी सेविंग कर रहा है वो टोटल इन्वेस्टमेंट x और जो y है ये 12,000 के अंडर ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं पाएगा वो। 12,000 रुपये तो है ही है उसके पास, तो 12,000 या उससे कम ही वो इन्वेस्ट कर सकेगा, 12,000 क्रॉस नहीं कर सकता। भाई आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 से कम खर्च कर लोगे ना, 90 खर्च करने में क्या दिक्कत है। हाँ 105 की चीज़ ना ले पाओगे आप कभी, लेकिन 90 की और 15 रुपये बच जाएंगे, लेकिन खरीद तो पाओगे ना, दैट्स इट। 12,000 रुपये तो उसके पास है, तो इससे कम का इन्वेस्टमेंट चलेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता कभी, है ना। तो दैट शुड बी, तो ये आपके गिवन कंडीशन में कंस्ट्रेंट्स हमने बना लिए भाई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन की टेबल आप बिल्कुल एग्जाम में भी ये टेबल अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। अब इसके लिए ग्राफ देखें आप, तो x ग्रेटर y ग्रेटर, तो हमने सीधे समझ लिया कि जो भी ग्राफ बनना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनना है। ये 0 0 हो गया, ठीक है। 12,000 रुपये से ज़्यादा तो खर्च नहीं करने हैं हमको, तो हम 1000 के पार्ट में इसको नाम दे देते हैं 1000। जगह कम पड़े तो आप 2-2 हज़ार के अंतर से कर सकते हो। चलो 0 2000 4000, फिर नेक्स्ट हो जाएगा क्या 6 8, x एक्सिस पर 10 12, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी ले लिया अपन ने 2 4 6 8 10, ये इन रुपीज़ में है x एक्सिस पर x लोगे, y एक्सिस पे y लोगे, ये रुपीज़ में हो गए, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है क्या, x ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1000 से। तो x इज इक्वल टू 1000 लाइन, x इज इक्वल टू 0 लाइन ये कहलाती है y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 1000 लाइन 1000 से जाने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये वाली कहलाएगी भाई, x इज इक्वल टू 1000 लाइन। इससे ग्रेटर मतलब इस लाइन के भी आगे, ये बोल रहा है y ग्रेटर 2000, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन हो गई x एक्सिस, तो 2000 ये वाली लाइन कहलाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसके भी अप साइड रहना है हमको और इसके भी अप साइड रहना है, इन दोनों के कंस्ट्रेंट्स ये कहते हैं, मतलब ये रीजन है भाई इस तरफ का पूरा। ये दोनों हो गए 1 2 3 4 चारों हो गए ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 6, तो x बाय 12,000 प्लस y बाय 12,000 इज इक्वल टू 1, मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस से 12,000 का और y एक्सिस से भी 12,000 का इंटरसेप्ट काटती है। मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ये वाले, इसको हमने A पॉइंट दे दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को भी नाम दे दो एक, ये P है। कितना 1000 x में 2000 y में, इंटरसेक्शन पॉइंट ये P। A पॉइंट
और बी पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन निकल गई आपकी। हाँ, तो y इज इक्वल टू 2000 इस लाइन को कहाँ पर काटेगा, P, इसको नाम Q दे देते हैं। पॉइंट ए तो हो जाएगा आपका 12,000 और इसको B नाम दिया आपने, B पॉइंट हो जाएगा 0,12,000, राइट। ए और बी तो हो गए, लेकिन ये लिमिट के आप देख रहे हो बाहर ही है। P Q इस वाले पॉइंट को मैंने R नाम दे दी, ठीक है। हाँ, ये कौन सी लाइन थी आपकी, y इज इक्वल टू 2000 लाइन है ना, तो y इज इक्वल टू 2000 इस वाली लाइन में, तो बाय इक्वेशन 6 इफ y इज इक्वल टू 2000 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, y की जगह 2000 तो 12 माइनस 2 कितना, तो पॉइंट Q आपका कहलाएगा कितना 10,000, 2000, एक पॉइंट Q ये कहलाएगा। देन पॉइंट Q विल बी 10,000, 2000, ये मिल गया पॉइंट Q। पॉइंट R देखें तो पॉइंट R x इज इक्वल टू 1000 है, तो x इज इक्वल टू 1000 लाइन इसको कहाँ काटेगी, y इज इक्वल टू 11,000 में, x इज इक्वल टू 1000 देन y इज इक्वल टू, तो बाय इक्वेशन 6 इफ x इज इक्वल टू 1000 देन y की वैल्यू क्या मिलेगी 11,000, तो पॉइंट R क्या हो गया आपका, R विल बी यस 1000, 11,000। हाँ, अब रीज़न को चेक कर लेते हैं। तो इस लाइन में आप ओरिजिन ही रख के देख लो कि किस तरफ का रीज़न है, तो बाय पुटिंग O00 इन लाइन नंबर 6, तो क्या मिलेगा 0 + 0 - 12,000 लेस इक्वल 0। ट्रू है कि फॉल्स है ये, -12,000 0 से छोटा होता है, ट्रू है का मतलब लाइन का वो रीज़न आएगा जिस तरफ ओरिजिन है। तो ये आपका फैसिवाइल रीजन मिला भाई, इसके ऊपर, इसके इस तरफ, इसके ऊपर और लाइन के नीचे, तो कौन सा, यही जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतना, इसके अंदर कोई भी डिजाइन दे सकते हो आप। ये फैसिवाइल रीजन मिल गया हमको। तो इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई, लिमिटिंग पॉइंट्स P Q एंड R इसके लिमिटिंग पॉइंट्स मिले। तो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको P Q एंड R। पॉइंट P में x की वैल्यू क्या है, थाउजेंड एंड 2000, x 1000 बाय 2000। तो अगर ये इन्वेस्ट किया उसने तो प्रॉफिट फंक्शन क्या मिलेगा आपको, P इज इक्वल टू 8% प्लस 10%। इसमें रख के देखो 1000 एंड 2000, तो 1080 रुपीज़ बचा ये इसमें, और इसमें 2000 रखोगे तो 2 0 कट जाएंगे, है ना। 20 × 10 200, और इसमें 8 × 1000 था ना, हाँ 80 रुपीज़, 280 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होगा उसको इस वाले इन्वेस्टमेंट से। फिर अगर ये पोजीशन पर देखें अपन, x में 10,000 इन्वेस्ट कर दे वो और y में 2000, तो प्रॉफिट क्या मिलेगा,
तो 10,000 का 8%, 800, और 2,000 का 10%, 200, मतलब कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 1,000 रुपीज़ का, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। आर पॉइंट पर देखो भाई, आर में हाँ एक्स की वैल्यू कितनी थी 1000 और वाई था 11,000। तो 1000 का 8%, 80 रुपीज़, 11,000 का 10%, 1100। हाँ, तो टोटल क्या हुआ है इसका, आप खुद बता दो भाई किस प्लान में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है उसको। हाँ, मतलब उसको सेविंग सर्टिफिकेट में 1,000 रुपीज़ डाल के पूरे 11,000 रुपीज़ कहाँ डाल देने चाहिए, नेशनल सेविंग बॉन्ड में डाल देना चाहिए, तो उसको सेम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप जितनी भी कंडीशन इसमें बन सकती है आप सब चेक कर लो, इससे बड़ा प्रॉफिट आ ही नहीं सकता किसी और में। ये है इसका सॉल्व, ये मैथमेटिकली हमने निकाल लिया। क्लियर।